हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो क्लास चल रही हैं उसमें ज्योग्राफ़ी की क्लासेस चल रही हैं। और जो सिलेबस में हमारा ज्योग्राफ़ी दिया हुआ है पेट के एग्ज़ाम में, उसमें जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास ये टॉपिक दिया हुआ है और इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जनसांख्यिकी परिवर्तन के बारे में जानना है कि ये क्या होता है। तो जनसांख्यिकी परिवर्तन का मतलब यानी जो पिछली हमारी जनगणना हुई है तब से लेकर के अब तक जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, यानी जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या बोलेंगे, जनसांख्यिकी परिवर्तन कहते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। और इसको पॉइंट वाइज बताया गया है यहाँ पे, तो आइए देख लेते हैं क्या बताया गया है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन है। तो वही बताया गया है कि निश्चित अवधि का मतलब यहाँ पे जो पिछली हमारी जनगणना हुई है तब से लेकर के और अब जो जनगणना होने वाली है उसके बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन यानी जो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी वह परिवर्तन क्या कहलाएगा, जनसांख्यिकी परिवर्तन कहलाएगा। तो वही बताया गया है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन है। ओके, चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं कि विश्व में जनगणना की शुरुआत 1749 में स्वीडन ने की थी। तो याद रखिएगा, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1749 में स्वीडन ने की थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत, दशकीय का मतलब 10 साल में, जनगणना जो है हर 10 साल में की जाती है। तो विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। तो ये डेटा जो है याद रखिएगा कि विश्व में अगर जनगणना की शुरुआत पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 1749 में स्वीडन ने की थी। अगर पूछा जाए विश्व में दशकीय जनगणना यानी 10 साल में जो जनगणना होती है, तो दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1790 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी। और भारत की अगर बात करें तो भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो याद रखिएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। यानी हर 10 साल में ये जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी और 1881 में हुई थी। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट बताया गया है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो आप बताएंगे 1872 में लॉर्ड मेयो जो भारत का गवर्नर था, लॉर्ड मेयो, इसके कार्यकाल में की गई थी पहली जनगणना। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में जो दशकीय यानी जो दशकीय जो हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है, तो वही बताया जा रहा है कि भारत में अगर दशकीय जनगणना के बारे में पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है, तो ये हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो आप लोग बताएंगे वर्ष 1951 में हुई। यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। अगला पॉइंट, जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो जनगणना के अध्ययन को क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो याद रखिएगा 2011 में जो जनगणना हुई है तो वह भारत की 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। नेक्स्ट है, अगला बताया गया है
कि जनगणना का उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। तो जनगणना का जो उच्चतम अधिकारी क्या कहलाता है, तो जनगणना आयुक्त कहलाता है। अगला पॉइंट है, जनसांख्यिकी में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा, यानी जनसंख्या में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है धनात्मक परिवर्तन, दूसरा है ऋणात्मक परिवर्तन। तो धनात्मक परिवर्तन यानी जनसंख्या में वृद्धि अगर हो रही है तो इसको धनात्मक परिवर्तन बोलेंगे। और कभी कभी जनसंख्या में कमी भी होती है, यानी हर 10 की समय में जो जनगणना की जाती है हर 10 साल में, उसमें अगर जनसंख्या में कमी हो रही है तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना से कुछ डेटा देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में देखते हैं शुभंकर यानी मस्कट एक तरह से लोगो है ना। तो शुभंकर क्या था 2011 की जनगणना का, तो आप लोग बताएंगे प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य क्या था, तो आप बताएंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका आदर्श वाक्य था। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उस टाइम पर जनगणना आयुक्त कौन थे। तो इनका इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, सी चंद्रमौली। तो याद रखिएगा 2011 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम पर जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। अगला है 2011 की जनगणना में प्रत्येक परिवार से प्रश्न पूछे गए थे। तो कितने, तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। यानी जनगणना जब हुई थी तो आपके घर पे जो जनगणना का कर्मचारी आया था, जनगणना करने वाला, उसने, आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा सा पर्चा लिए रहता था और उससे वो प्रश्न पूछता था। तो आप लोगों से कितने प्रश्न पूछे गए थे प्रत्येक आदमी से, तो आप लोग बताएंगे प्रत्येक व्यक्ति से 29 प्रश्न पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में जनगणना। 2021 में यहाँ पे दिया गया है वर्ष 2021 में जनगणना, और वर्ष 2021 में जनगणना कोरोना काल के कारण नहीं संभव हो पाई थी, इसको टाल दिया गया था जो 2021 में होनी थी, क्योंकि लास्ट जो है हमारी जनगणना 2011 में हुई थी और हर 10 साल में होती है, तो 2021 में होनी चाहिए थी, जो कि कोरोना की वजह से इसको टाला गया था, महामारी जो फैली थी। तो अब जो आगे जनगणना होगी, लेकिन वो उसको हम लोग 2021 की ही जनगणना कहेंगे जब भी जनगणना होगी। तो इसके हिसाब से इसमें पॉइंट बताया गया है, याद रखिएगा। वर्ष 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होगी जब भी होगी। इसका आदर्श वाक्य क्या होगा, तो जन भागीदारी से जन कल्याण। तो याद रखिएगा जब भी 2021 की जनगणना होगी उसका आदर्श वाक्य क्या रखा गया है, जन भागीदारी से जन कल्याण। और इसके जनगणना आयुक्त कौन होंगे, तो आप बताएंगे विवेक जोशी। जो 2021 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त होंगे इनका नाम क्या रहेगा, विवेक जोशी। और 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली। अब यहाँ पे बात आती है कि जनगणना के समय कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो आप लोग बताएंगे 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 2011 में कितने प्रश्न पूछे गए थे प्रत्येक व्यक्ति से, तो आप लोग बताएंगे 29 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011। इससे जो प्रश्न आएंगे अभी इसी डेटा पे हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना, जो भी जनगणना से आएंगे प्रश्न वो 2011 के हिसाब के, यानी उसी हिसाब से डेटा से हम लोग वहीं से आंसर करेंगे, क्योंकि अभी जनगणना हमारी 2021 वाली हुई नहीं है, तो 2011 के डेटा के हिसाब से ही हम लोग आंसर करेंगे। तो भारत की जनगणना 2011 आइए देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि उस टाइम पर कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से, तो आप लोग बताएंगे, ये डेटा तो याद रखना मुश्किल है, यानी लगभग 121 करोड़। यानी कुल जनसंख्या कितनी है, तो भारत की कुल जनसंख्या लगभग 180 करोड़, जनगणना 2011 के हिसाब से। अगला पॉइंट है विश्व में भारत
जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर विश्व की बात करें तो भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है, और एशिया में भी भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। और एशिया की अगर बात करें तो एशिया में भी भारत का जो है जनसंख्या में दूसरा स्थान है। अगला है, भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा रहता है। अगर बात करें कि विश्व में जितनी भी जनसंख्या है, यानी 100% अगर माने विश्व में जनसंख्या, तो भारत में यानी विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट निवास करता है, तो आप बताएंगे 17.5% जो हिस्सा भारत में विश्व की जनसंख्या का निवास करता है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो आप लोग बताएंगे 51.47% था। यानी 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उस समय पुरुषों का प्रतिशत जो था 51.47% था। और वर्ष 2011 में जनगणना में महिलाओं का प्रतिशत कितना था, तो आप बताएंगे 48.53 यानी 48.53% था। याद रखिएगा, महिलाओं का प्रतिशत 48.53 और पुरुषों का प्रतिशत कितना था, 51.47। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, आइए देखते हैं कि 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि दर कितनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे 10 साल पहले भी जनगणना हुई होगी, यानी 2001 में। तो 2001 से लेकर के 2011 के मध्य 10 की वृद्धि दर कितनी रही, तो आप लोग बताएंगे 17.7% जो है 10 की वृद्धि दर रही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, 1911 से 1921 के मध्य 0.31% की ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर हुई थी। याद रखिएगा, 1911 से लेकर के 1921 के मध्य 0.31% की ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर हुई थी। ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी की बजाय यहाँ पे घटोतरी यानी घटौती हुई थी, यानी कम हुई थी जनसंख्या। तो वही यहाँ बताया गया है कि ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर हुई थी। और कब हुई थी, तो 1911 से लेकर के 1921 के मध्य। और कितनी ऋणात्मक 10 की वृद्धि हुई थी, तो आप बताएंगे ऋणात्मक में 0.31%, यानी जनसंख्या में बढ़ोतरी के बजाय जनसंख्या यहाँ पे घटी थी। और कितनी प्रतिशत, तो 0.31। आगे बढ़ते हैं, 1921 को जनगणना में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो वर्ष 1921 था इसको जनगणना में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1921 को जनगणना में महान विभाजक वर्ष इसको कहा जाता है, ये पढ़ चुके हैं। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आप लोग बताएंगे 31.2% है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो आप लोग बताएंगे 68.8% है। ये चीज़ याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और ये डेटा एकदम से याद नहीं होगा, तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार इसको देखेंगे क्लास को, और तभी दिमाग में ये बैठेगा। एक बार से ये याद नहीं होगा। कम से कम क्लास को 2 बार 3 बार आप लोग देखिए, और हो सके तो अपनी कॉपी में इनको नोट भी करते चलिए, तभी ये दिमाग में बिल्कुल सेव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तभी ये जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ऑप्शन को देखते ही जान जाएंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे राजस्थान है। यानी जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य है, तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश। और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के मामले में कौन सा राज्य है, तो आप लोग बताएंगे राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे दिल्ली।
न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे लक्षद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे मेघालय। और यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 27.09% की वृद्धि हुई। अगला है वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, जहाँ पे न्यूनतम का मतलब है कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ना हो करके यहाँ पे जनसंख्या यहाँ पे घट गई। तो वही बताया गया है कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? तो आप लोग बताएंगे नागालैंड, जहाँ पे जो जनसंख्या का प्रतिशत कितना घट गया? तो माइनस में बताया गया है 0.6%। तो याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है कि यहाँ पे जनसंख्या जो है घट गई कितनी प्रतिशत में? तो 0.6% जो है जनसंख्या घट गई 2001 से लेकर के 2011 के मध्य। और कौन सा राज्य था यहाँ पे? तो आप लोग बताएंगे नागालैंड। यहाँ पे बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गई, इसीलिए बताया गया है न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा? नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोग बताएंगे दादर नगर हवेली। और यहाँ पे कितने प्रतिशत जो है वृद्धि हुई जनसंख्या में? तो 55.9% जो है वृद्धि हुई। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आप लोग बताएंगे लक्षद्वीप। और यहाँ पे कितने की जनसंख्या घटी? तो 6.3% जो है यहाँ पे जनसंख्या घटी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो आप लोग बताएंगे बिहार है। और प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आप लोग बताएंगे बिहार, जहाँ पे प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे दिल्ली है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग निवास करते हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग निवास करते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग निवास करते हैं। तो दिल्ली में कितने ज़्यादा लोग निवास करते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे अंडमान निकोबार है। और यहाँ प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 46 लोग निवास करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पुरुष महिला लिंगानुपात, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 943 है। अगर भारत की बात की जाए महिला और पुरुष का अनुपात, लिंगानुपात, तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो आप लोग बताएंगे 943 हैं। आगे भारत में शिशु, यानी 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो शिशु हैं उनका लिंगानुपात कितना है? तो 919। यहाँ पे मतलब है कि जो मेल शिशु हैं, यानी 1000 मेल शिशु पर कितने फीमेल शिशु हैं? तो आप लोग बताएंगे 919 फीमेल शिशु हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1084 है। यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। और यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 879 है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है और यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 1037 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं द्वीप है और यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो केवल 618 है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ 1000 मेल शिशु पर फीमेल शिशु की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 972 है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है और यहाँ 1000 मेल शिशु पर फीमेल शिशु की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 834 है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे अंडमान निकोबार है और यहाँ 1000 मेल शिशु पर फीमेल शिशु की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 968 है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और यहाँ 1000 मेल शिशु पर फीमेल शिशु की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 871 है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे केरल है और यहाँ पे कितने लोग साक्षर हैं, तो 93.9% लोग जो है साक्षर हैं, रहते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है और यहाँ पे कितने लोग साक्षर हैं, तो 61.8% जो है साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे लक्षद्वीप है और यहाँ पे 91.8% जो है साक्षर लोग रहते हैं यहाँ पे। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है और यहाँ पे कितने लोग साक्षर हैं, तो 76.2% लोग जो है यहाँ पे साक्षर लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है और यहाँ पे 62.2% जो है लोग शहरी हैं और शहर में निवास करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे 10% लोग ही शहर में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और यहाँ पे 97.5% लोग जो हैं शहरों में निवास करते हैं। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार है और यहाँ पे 37.7% जो है शहरी लोग निवास करते हैं। अगला है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे 90% लोग जो है निवास करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो आप लोग बताएंगे गोवा है और यहाँ पे 37.8% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो आप लोग बताएंगे पंजाब है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य तो आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश है और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो आप लोग बताएंगे लक्षद्वीप है। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक भी करते रहिएगा।